जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारी जो केजीएफ सीरीज़ में पहले दो वीडियोस थे वो साइंस को लेकर शुरुआत किया था हम लोगों ने, जिसमें केमिस्ट्री में हमने कई सारे टॉपिक को देखा, जिसमें एक पीएच वैल्यू था, आपका पीएच मान वाला वीडियो, और उसके पहले हमने न्यूट्रिनो को थोड़ा डिटेल में देखा था। अब इस सीरीज़ की जो पीडीएफ है, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो बहुत नॉमिनल रेट पे रखा गया है। नीचे या तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो जय स्टडी का मेन टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी इस वीडियो के लिंक के साथ शेयर कर दिया जाता है। आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे पॉलिटी और बाकी चीज़ों में जो आप लोगों के लिए पीडीएफ बिल्कुल फ्री रखा जाएगा। अब देखिए, अभी हमारा ये जो दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में हमने 2 वीडियोस को देखा, दूसरे पार्ट में करीब 3 वीडियोस मिलेंगे आपको केमिस्ट्री को लेके साइंस में। इसमें हम पहले इस आज के वीडियो में नाइट्रोजन को कवर करेंगे, ताकि इससे जो भी सवाल बने आप उसको सही सही कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम देखेंगे मेटल और उनसे बने हुए कंपाउंड को। तो धातुएं, जितने भी धातु हैं उनसे बने हुए जो भी कंपाउंड है उनको हम कवर करेंगे, वो अगले 2 वीडियोस में होंगे। डायग्राम भी होगा उसमें प्रॉपर तरीके से, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें उसमें नॉलेज मिलेंगी और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही सही हो जाएंगे। चलिए नाइट्रोजन को शुरू करते हैं। हर बार की तरह पहले हम सवाल देखेंगे। ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, ये सवाल है यूपीपीसीएस, पहले 2004 में आया, उसके बाद आरओ 2014 में आया। सवाल क्या है कि कौन सा गैस यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट के टायर्स को फिल करने के लिए। यानी कि विमान के जो टायर होते हैं आपके, ये आपका विमान है, इसके टायर हैं, तो इनके टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, ये आपका सवाल है। क्या हाइड्रोजन भरा जाता है, हीलियम भरा जाता है, नाइट्रोजन भरा जाता है, या फिर आर्गन गैस भरा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस तो हमें समझ में आ गया कि इसका उत्तर है। थोड़ा सा और नाइट्रोजन को हम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इस टॉपिक से नेक्स्ट कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए तो आप उसको सही कर पाएँ। चलिए, डिटेल ये है कि नाइट्रोजन जो है वो एक गैर विषैली गैस है, यानी कि टॉक्सिक नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन गैस सुंघा दिया जाए या कहीं नाइट्रोजन गैस लीक हो जाता है और आप उसके संपर्क में आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप बेहोश की अवस्था में जा रहे हैं या फिर आपकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉन टॉक्सिक है, गैर विषैली गैस है। और यह रंगहीन भी है, रंग नहीं होता, कोई कलर नहीं होता नाइट्रोजन गैस का। अब क्योंकि इसके सभी इलेक्ट्रॉन आद्य अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट में होते हैं, इसीलिए ये आपको थोड़ा सा अक्रिय दिखेगा, अनरिएक्टिव दिखेगा। अब नाइट्रोजन को जब भी आप इसके इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो इसका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या, ये कितनी होती है? 7। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगले कक्ष में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर ये नाइट्रोजन के साथ कोई 3 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर ले बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये आराम से एक स्टेबल अवस्था में पहुंच जाएंगे, एक स्थिर अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो फिर इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? ये बिल्कुल अक्रिय हो जाएंगे, इनको सक्रियता की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये जो नाइट्रोजन है, ये पदार्थों के कंबशन का समर्थन नहीं करता है, मतलब इससे आप दहन नहीं कर सकते नाइट्रोजन गैस से। इसलिए भी ये टायरों में एरोप्लेन के यूज़ होता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल हवा भरते या ऑक्सीजन गैस का यूज़ करते हैं तो उससे आग लगने का खतरा होता। जब आपका एरोप्लेन उतरता है, मान लीजिए डिसेंड करता है, और वो मान लीजिए आपके रनवे पे वापस आता है एरोप्लेन। जैसे अगर हम चीज़ों को समझें, ये आपका एरोप्लेन है, ठीक है, और ये आपका एरोप्लेन है और ये आपके लगभग रनवे पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पर अगर ये स्पार्क होता है, ये फ्रिक्शन की वजह से जो चिंगारी आती है, अगर ये नॉर्मल हवा आप टायर में भरे हुए हैं तो ये चांस है कि यहाँ पर एक स्पार्क की वजह से आग लग जाए। लेकिन टायरों में आप कभी भी आग लगते हुए जल्दी नहीं देखेंगे। एरोप्लेन के वो जो भी आग लगती है, जो भी कुछ होता है, वो इंजन की तरफ से पहले स्टार्ट होता है, फिर वो टायर तक पहुंचता है। वो इसलिए कि नाइट्रोजन गैस आप यूज़ कर रहे हैं। जब नाइट्रोजन गैस यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका दहन में बिल्कुल भी कंबशन में मदद नहीं करता है, जिसकी वजह से उनके टायरों में आग नहीं लगती है। और क्या हम जान सकते हैं नाइट्रोजन के बारे में? नाइट्रोजन के बारे में हम ये जान सकते हैं कि इसमें N2 अणुओं, यानी कि जो N2 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच एक सहसंयोजक यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जो हम बोलते हैं, 3 बॉन्ड, जैसे 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड आप देखेंगे इस तरीके से। N2 जो गैस होती है, उस N2 गैस में जो 2 ये परमाणु हैं, नाइट्रोजन एटम हैं, इनके बीच में आप 3 बॉन्ड देखेंगे, यानी कि त्रिक संयोजक बंधन देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे।
वो क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जैसे ही दूसरे आपके एटम के साथ, परमाणु के साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 बॉन्ड बनाता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर कर लेता है और इसकी यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। 8 इलेक्ट्रॉन इसके कक्ष में, दूसरे कक्ष में पूरे हो जाते हैं। तो फिर ये स्टेबल अवस्था में चला जाता है। अब ये अक्रिय हो जाता है। अब इसको किसी के साथ सक्रिय होने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्टेबल अवस्था में पहुंच चुका है। इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन आपको बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हुए नज़र नहीं आता। इस मजबूत त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए नाइट्रोजन परमाणुओं को अन्य परमाणुओं के साथ प्रतिक्रिया करने से पहले पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप नाइट्रोजन के बीच का, 2 नाइट्रोजन एटम या 2 नाइट्रोजन परमाणु के बीच का अगर आप ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध को तोड़ना चाहते हैं तो काफ़ी हैवी अमाउंट में, भारी मात्रा में आपको एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको जानने के बाद हम देखते हैं डायग्राम को। देखिए ये है 2 नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन के बीच में ये 3-3 इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में, इनके बाहरी कक्ष में जो ये शेयर किया गया है दोनों के बीच में, ये इनको मिला के अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर गया, स्टेबल अवस्था में चला गया। और ये नाइट्रोजन भी इसके साथ अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का जो एक समूह है वो पूरा हो गया। ये दोनों ही स्टेबल अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। अब इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेल मिलाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। आगे देखते हैं। ये सवाल देखिए हम लोगों ने कई बार देख रखा है, फिर भी देख लेते हैं। 2023 में भी पूछा गया है और ये सवाल कई बार पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में पूछा गया है। देखिए सवाल ये है कि लाफिंग गैस हम किसको बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को यानी कि N2O को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC को, या अमोनिया NH3 को। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारा है N2O, ये हमारा कहलाता है लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए इसका बोलचाल का जो नाम है, हंसने वाली गैस, लाफिंग गैस, ये हम्फ्रे डेवी, ये जो हम्फ्रे डेवी हैं इनके द्वारा दिया गया था। तो हम्फ्रे डेवी जी का नाम कभी ना कभी अगर घुमा के पूछा जाए तो समझ जाएगा कि वो लाफिंग गैस से जुड़ा हुआ है। अब होता क्या है कि जब हम इसे सांस लेने पर एक उत्साहपूर्ण आप प्रभाव देखेंगे इसका, तो मतलब आपको थोड़ा सा चीयरफुल कंडीशन समझ में आएगा, एक अच्छी सी अवस्था, एक खुशनुमा अवस्था में आप पहुंच जाते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा लाफिंग गैस की तरफ हम नाम देते हैं इसका। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ तेज़ हम हंसना शुरू कर देंगे। अब नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में हम कुछ चीज़ें और जानते हैं, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड को इतनी बार पूछा जा चुका है, हो सकता है वो इसके अंदर का जो विशेषता है, प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर सवाल बना के आपसे पूछ लें। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है, पहली बात वो गंधहीन यानी कि ऑर्डरलेस गैस है, रंगहीन यानी कि कलरलेस गैस है, गैर ज्वलनशील यानी कि नॉन इन्फ्लेमेबल गैस है। यानी आपका ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर आप मान लीजिए सिलेंडर है छोटा सा, अब उसमें आप नाइट्रस ऑक्साइड भरे हुए हैं। अब नाइट्रस ऑक्साइड गैस लीक हो गया, गैस का रिसाव होने लग गया, तो अगर आप माचिस की तिल्ली लगाते हैं, लाइटर जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरे गैस में आग पकड़ लेगा, क्योंकि ये ज्वलनशील नहीं होते हैं, गैर ज्वलनशील गैस होते हैं, नॉन इन्फ्लेमेबल गैस होते हैं। इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड अगर लीक करता है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है वो आपका, उस गैस का रिसाव होता है, तो किसी भी तरह का आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर एक बेहतरीन सवाल के लिए कॉन्सेप्ट समझिए। हमें पता चल गया कि नाइट्रोजन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है N2O, ये गैर ज्वलनशील है यानी कि नॉन इन्फ्लेमेबल गैस है। फिर भी ये ऑक्सीजन के समान ही दहन या कंबशन का समर्थन करता है। ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे होता है कि जब आप हाई हीट देते हैं, आप नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, उसको बहुत ज़्यादा गर्म करिए। बहुत ज़्यादा गर्म करने का मतलब है कि लगभग 565 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ले जाइए। अब फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ताकि कभी भी कोई फ़ारेनहाइट डिग्री में आपसे बात रखे तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री सेंटीग्रेड में वो कितनी बातें बता रहा है। अब 565 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये टूट जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जब बॉन्ड टूट जाता है तो ऑक्सीजन जो है वो फ्री हो गया, और जैसे ही ऑक्सीजन फ्रीज हो गया एक बहुत ज़्यादा तापमान देने पर, तो फिर क्या हो गया, वो कंबशन या दहन को समर्थन करेगा। अब वो आराम से उसी तरीके से जलेगा जैसे कि बाकी चीज़ों में आप आग लगा सकते हैं, और ये हवा की तुलना में भी अधिक तीव्रता से दहन का समर्थन करता है।
ये बात याद रखिएगा। कैसे? नाइट्रस ऑक्साइड, देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया। क्या नाइट्रस ऑक्साइड अपने आप में दहन को समर्थन करता है N2O गैस? नहीं। अगर नाइट्रस ऑक्साइड का कहीं रिसाव होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप 565 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अगर इसको गर्म करना शुरू कर देंगे तब फिर वो आग लगाएगा, और ऐसी आग लगाएगा कि हवा में भी जो आग नॉर्मल आग लगती है वो भी पीछे हो जाएगा। वो हम इसी तरीके से समझे हैं कि जब आपका ये है एक रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल नाइट्रस ऑक्साइड का है, आपने इसको बहुत ज़्यादा गर्म किया, टेम्परेचर दिया 565 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, तो नाइट्रोजन गैस अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ऑक्सीजन के अलग होने की वजह से ही जो कंबशन है, जो चीज़ों का जलना होता है, दहन होता है, उसको समर्थन मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। और डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच का जो रिलेशन है वो आप हमेशा ये याद रखिएगा। अब ये फॉर्मूले से आप बहुत सारे सवाल भी जो नॉर्मल होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। कभी मान लीजिए आपसे एक नॉर्मल सवाल पूछा गया कि कौन से तापमान पे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाता है, तो अब बिल्कुल आराम से अब आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम एक और सवाल देखते हैं नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, जो कि दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं यूज़ होता है। सवाल ये है कि अस्पतालों में स्लो एनेस्थीसिया जो है वो कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है। मतलब अस्पतालों में स्लो एनेस्थीसिया, आराम आराम से जो एनेस्थीसिया गैस है वो कौन सी गैस होती है जो आपको स्लो एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल में आती है। ये यूपीपीसीएस मेंस GS2 पेपर 2008 का है। यानी अस्पतालों में जो धीमी संज्ञाहरण है यानी स्लो एनेस्थीसिया है, वो उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हीलियम है, या नाइट्रस ऑक्साइड है? तो इसका आंसर क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अब हम समझते हैं स्लो एनेस्थीसिया क्या है। मान लीजिए कोई पेशेंट है, अब उस पेशेंट का ऑपरेशन करना है और आपको उसको बेहोशी अवस्था में ले जाना है इंजेक्शन देकर। तो एक तो तरीका है कि आपने उसको इंजेक्शन लगा दिया और वो बेहोशी वाली अवस्था में चला गया। इस तरीके से एनेस्थीसिया का जब आप शून्य करने के लिए शरीर को, क्या शरीर के किसी हिस्से को शून्य शून्य बिल्कुल एकदम शून्य हो जाए, उसको फ़र्क ही ना पड़े कि वहाँ पर उसका कोई अंग है कि नहीं है, आप उसको इंजेक्शन दे दिए। तो ये तो आप सीधा सीधा उसको इंजेक्शन दे दिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा आप ये जो मास्क देख रहे हैं, आपको कहा जाता है कि धीरे धीरे सांस लो इसमें। और ये जो इस पेशेंट है, ये इसके हाथ में जो ये इसमें भरा है गैस, ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। धीरे धीरे सूंघने पर गैस आप इनहेल कर रहे हैं, अपने अंदर उस गैस को ले रहे हैं सांस के थ्रू, सांस के द्वारा। और उसके बाद क्या होगा, आप धीरे धीरे बेहोशी वाली अवस्था में चले जाते हैं। तो ये होता है स्लो एनेस्थीसिया। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे प्रसिद्ध उपयोग चिकित्सीय एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक के रूप में होता है। अब हम यहीं पे दो कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं कि एनेस्थेटिक क्या होता है और एनाल्जेसिक क्या होता है। एनेस्थेटिक का मतलब अभी आप समझ ही गए होंगे कि जब एनेस्थेटिक के कारण रोगी का दर्द की सभी संवेदनाओं से संपर्क टूट जाता है। आप अपने जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो संपर्क है, जहाँ जहाँ जिस तरीके से आपको ये फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, वहाँ से आपका कटान हो जाता है। अब आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपको दर्द है कि नहीं है। यानी आपका दर्द निवारक की तरह कहीं ना कहीं आपका जो दर्द से संवेदनाएं हैं उससे दूर कर देगा एनेस्थेटिक, और आप बेहोशी वाले अवस्था में चले जाएंगे और अक्सर वह होश खो बैठता है। जबकि एनाल्जेसिक का जो काम होता है वो दर्द जो होती है उसको कम कर देता है। तो अगर आपको शून्य कर दिया जाए और आपका कोई हिस्सा दर्द में नहीं आ रहा हो, फ़र्क समझिए, आपको शून्य कर दिया जाए, बेहोश कर दिया जाए, वो आपका एनेस्थेसिया का काम आता है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है जब पेशेंट को बेहोश करना होता है अस्पताल में ऑपरेशन के पहले। लेकिन एनाल्जेसिक का प्रयोग कब किया जाता है? जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो और उस दर्द से आपको छुटकारा पाना है। जब उस दर्द से छुटकारा पाना है, आपने जो भी उस समय कोई इंजेक्शन लिया है, कोई दवाई लिया हुआ है, तो वो आपका कहलाएगा वहाँ पर एनाल्जेसिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दर्द निवारक। चलिए आगे देखते हैं। एक बहुत ही अजीबोगरीब और तीखी गंध आती है जहाँ पे मूत्रालय होते हैं, यूरिनल्स होते हैं। ये यूपीपीसीएस 2007 का सवाल है। तो वो किस गैस के रिसाव की वजह से या किस गैस के मौजूदगी से हमें वैसा महसूस होता है स्मेल, गंध? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, क्लोरीन की वजह से, अमोनिया की वजह से, या फिर यूरिया की वजह से। यूरिया का भी फॉर्मूला क्या होता है? H2NCONH2। 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया।
ये अमोनिया के ऊपर एक सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा। अमोनिया को हम कैसे और देख सकते हैं, देखिए अमोनिया एक कलरलेस गैस है, यानी अमोनिया ऐसा गैस है जो आपको कोई उसका कलर नहीं होता है, ठीक है, रंगहीन गैस है। क्या ये जहरीली गैस है? नहीं, ये जहरीली गैस बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक हानिकारक गंध तो होती है, लेकिन ये जहरीली नहीं है और रंगहीन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो प्रकृति में होता है मुख्य रूप से पौधे और जो पशु पदार्थ के जो भी पशु पदार्थ के अवयवीय क्षय यानी कि एनारोबिक डिके होता है प्लांट और एनिमल मैटर का, उसके द्वारा निर्मित होता है। तो अमोनिया कैसे बनता है? कोई भी जानवर था, उसकी मौत हो गई, कोई भी पौधा था, उसको आपने फेंक दिया, अब वो सड़ रहा है, चाहे जानवर मरे हुए जानवर सड़ रहे हों, चाहे मरा हुआ पौधा सड़ रहा हो, उस सड़न की वजह से जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की कमी में, देखिए ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब बैक्टीरिया श्वास लेता है, अपनी एनर्जी लेता है किसी भी चीज़ से, तो उसको हम एनारोबिक बोलते हैं, यानी कि अवायवीय क्षय बोलते हैं, एनारोबिक डिके करते हैं, ठीक है। अवायवीय का मतलब हो गया कि एनारोबिक हो रहा है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में वो कार्य हो रहा है। तो गैर मौजूदगी में ऑक्सीजन के जब मरे हुए पौधे और मरे हुए जानवरों के अवशेष सड़ते हैं, तब उस समय ये आपका जो गैस प्रोड्यूस होता है, बनता है, रिसाव होता है, वो आपका क्या कहलाता है, निर्माण होता है जिस गैस का, वो होता है अमोनिया। इसलिए आपको थोड़ा सा सड़न, तीखी गंध इस तरीके का आपको महसूस होता है। एक और मज़ेदार बात कि जो हमारा आउटर स्पेस है, बाह्य अंतरिक्ष है, इसमें भी अमोनिया मौजूद होता है। और आप अक्सर कई बार ऐसा न्यूज़ में आता भी है कि जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो हमारे बाहरी कक्ष में जाते हैं, आउटर स्पेस में जाते हैं, तो वहाँ अंतरिक्ष में जाने के बाद उनको कहा जाता है कि जब भी आप स्पेस में चलिए फिरिए तो अपने हेलमेट को थोड़ा बेहतर ढंग से पहनिए। और उनके हेलमेट को भी इस तरीके से बनाया जाता है कि जब वो श्वास ले ऑक्सीजन में, तो उनका हेलमेट किसी भी तरीके से बाहर अंतरिक्ष में मौजूद अमोनिया के संपर्क में ना आ पाए और उनकी जो हवा की क्वालिटी है, हवा की गुणवत्ता है, वो ख़राब ना हो जाए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं मुख्य रूप से, जैसे कि फलियाँ, लेग्यूम्स, जिसमें राइजोबिया बैक्टीरिया जो होते हैं, वो राइजोबैक्टीरिया क्या करते हैं कि हवा से, वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर, ठीक है, उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये क्या प्रक्रिया है? सिंपल समझ लीजिए कि ये है आपके कुछ फलिया पौधे यानी लेग्यूम्स, इसके अंदर जड़ों में एक गांठ जैसा मौजूद होता है। ये गांठ क्या है? ये जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। अब देखिए पौधे जो होते हैं, इनको नाइट्रोजन ज़रूरत होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन की जो ज़रूरत है वो मिट्टी से पूरा करते हैं। सीधे सीधे हवा से नाइट्रोजन की अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो इनको हवा से मिल जाता है, लेकिन इनको नाइट्रोजन जो होता है वो जड़ से, मिट्टी से चाहिए होता है। तो इनके जो जड़ों में गांठ के तौर पे मौजूद होते हैं ये बैक्टीरिया, ये काम क्या करते हैं अपने अपने जीवन के लिए? ये बाहर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करते हैं और इसको अमोनिया में बदल देते हैं मिट्टी में। जब भी इनकी मौत होती है तो ये गांठ वहाँ से गायब, वहाँ से आप समझ लीजिए कि अमोनिया को रिलीज कर देते हैं मिट्टी में, और फिर मिट्टी में जो अमोनिया मौजूद होता है वहाँ पर यहाँ से पौधे जो हैं वो जड़ों से होते हुए अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जिन भी पौधों में इस तरह के जीवाणु, बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते हैं गांठ के तौर पर इनके जड़ों में, वहाँ पर हमें अमोनिया खाद के माध्यम से अलग से देना पड़ता है। आप देखते हैं, इसीलिए हम जो उसमें आप देखते हैं कि खाद हम देते हैं, उस खाद के बोरी में कभी आप ध्यान दीजिएगा तो आपको NPK नज़र आएगा। ये NPK क्या है? N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K से पोटेशियम। तो नाइट्रोजन हम कैसे रूप में दे रहे हैं? यूरिया के रूप में, अमोनिया के रूप में हम उसमें खाद के रूप में दे रहे हैं। तो खाद सॉलिड रूप में है, ठोस रूप में है, जो कि मिट्टी में मिलेगी, और जब मिट्टी में मिलेगी तो उसी रास्ते से, उसी माध्यम से मिट्टी के पौधे जो है अपने लिए नाइट्रोजन का प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि हवा से वो सीधा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें खाद देने की ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन के इस्तेमाल के लिए, ताकि पौधे नाइट्रोजन का इस्तेमाल मिट्टी से होते हुए, जड़ों के माध्यम से होते हुए अपने लिए प्रयोग कर पाएँ। तो ये हमारा नाइट्रोजन चैप्टर से कंप्लीट होता है। अब कल हम लोग मेटल, उसके कंपाउंड, जो अगला वीडियो हमारा KGF सीरीज़ में होगा, हम उसको ध्यान से देखेंगे। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा, न केवल ROR और UPPCS में, बल्कि इसके अलावा भी आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।